दोस्तों कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एप्टेक कैडी। आज हम बात करने वाले हैं MMPC 001 और हम करेंगे रैपिड रिकैप। जल्दी से समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि काम को सही तरीके से सही लोगों से सही समय पर कैसे कंप्लीट करवाएं। जैसे कि एक मूवी का डायरेक्टर होता है, वो एक्टर्स, कैमरामैन, एडिटर्स सबको कोऑर्डिनेट करता है ताकि एक फिल्म बन सके। वैसे ही मैनेजर भी अपने टीम को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, गाइड करता है और देखभाल करता है ताकि जो ओवरऑल गोल है वो अचीव हो सके। अब बात करते हैं हम जो इसके फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस। मैनेजमेंट के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमारे पास आता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? कोई भी काम करने से पहले हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब डिसीजन लेना, इसको बोलते हैं हम प्लानिंग। जैसे कि अगर आपको एक बर्थडे पार्टी रखनी है तो आप प्लान करोगे कि हाँ, बर्थडे पार्टी हम कब रखेंगे, क्या मेन्यू होगा, क्या डेकोरेशन होगा, कितने लोग आएंगे, कितना बजट होगा। इसको हम कहते हैं प्लानिंग। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, जो रिसोर्स और लोग हमारे पास हैं उनको सही जगह पर फिट करना, अरेंजिंग द पीपल एंड रिसोर्सेज। जैसे कि आपने पार्टी के लिए डिसाइड किया कि राहुल डेकोरेशन करेगा, प्रिया स्नैक्स लाएगी, ये बंदा गाने लगाएगा। क्या है, आपने अपने रिसोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि कौन क्या करेगा। उसके बाद आता है स्टाफिंग, सही लोगों को सिलेक्ट करना, उन्हें हायर करना और ट्रेनिंग देना। ओके, जैसे अगर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो आप शेफ, वेटर, कैशियर, इन सब लोगों का रेज्यूमे देख के बेस्ट लोग जो उस चीज के लिए अच्छे हैं उनको आप हायर करोगे, उसको हम बोलेंगे स्टाफिंग। फिर आता है हमारे पास डायरेक्टिंग, टीम को गाइड करना, उन्हें मोटिवेट रखना और बताना कि काम कैसे किया जाएगा। ओके, फिर आता है हमारे पास कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, मेकिंग करेक्शन। ओके, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि लास्ट में देखना कि सारा काम जो हमने बताया वो उसी तरीके से हो रहा है सही से या नहीं, अगर नहीं तो उसको करेक्ट करना। ओके, अ स्कूल प्रिंसिपल प्लान द करिकुलम, अरेंज टीचर्स, हायर स्टाफ्स, मोटिवेट देम एंड एंश्योर लर्निंग। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली प्लानिंग के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। ओके, कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ प्लानिंग को एक्सप्लेन करो। ओके, एक फंक्शंस के बारे में भी डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखते हैं प्लानिंग को। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। कि ये डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। जैसे कि अगर आप गोवा सोच रहे हो तो आप प्लान करोगे, ओके, कहाँ जाना है, गोवा, कौन से रूट से जाना है, कौन कौन साथ आएगा, कितना बजट होगा। ये चीजें डिसाइड करना, इसको हम बोलेंगे प्लानिंग। ओके, अब इसके जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, आगे क्या करना है इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। गोल फोकस्ड होता है, हर प्लानिंग किसी टारगेट को अचीव करने के लिए होता है, कंटिन्यूस होता है, प्लानिंग एक बार नहीं होता, हमेशा इंप्रूव और अपडेट होती रहती है। और डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के टाइम मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिसमें से हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बेसिक 3 टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो बड़ी प्लानिंग होती है, जो 3-4 साल या उससे ज्यादा फ्यूचर के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसे अमेज़न डिसाइड करता है कि 5 साल में पाकिस्तान या श्रीलंका में अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर होता है टैक्टिकल प्लानिंग, जो मीडियम टर्म के लिए होता है। जैसे ये थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 6 मंथ्स या 1 ईयर गोल। जैसे कंपनी डिसाइड करती है कि नेक्स्ट 6 मंथ में अपना मार्केट बजट बढ़ाकर नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। और फिर आता है ऑपरेशनल प्लानिंग, जो छोटे लेवल पे होता है, जो डेली वीकली काम के लिए होता है। जैसे मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा एम्प्लॉय मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा, कौन सा शाम को आएगा, ओके, कौन छुट्टी ले सकता है। जो छोटे लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पे होता है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग। अब क्यों जरूरी है प्लानिंग, व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रोवाइड डायरेक्शन, अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लान हो तो हमें पता होता है कि हम अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। ओके, अनसर्टेनिटी क्यों हटाता है, जैसे हर स्टेप क्लियर होता है और हमें अंदाजा होता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आप अपने ऑप्शंस को कंपेयर करके अच्छे डिसीजन ले सकते हो। और फिर इंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। ओके, टाइम, पैसा, मैन पावर सब सही से यूज होता है अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें। आई होप वीडियो यहाँ तक समझ आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और समझ आ रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में मेरी हेल्प करें। अब हम समझते हैं स्टेप्स क्या हैं प्लानिंग में। सबसे पहले होता है सेट एंड ऑब्जेक्टिव, गोल सेट करना कि आपको क्या चाहिए। फिर आता है
कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं उसको समझना। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, क्या क्या तरीका हो सकता है अपने गोल तक पहुंचने का, उन सब ऑप्शंस को देखना और उनमें से फिर हम सेलेक्ट द बेस्ट प्लान। तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें से हम सोचेंगे कि भाई सबसे बेस्ट, जिसमें लेबर भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और प्रॉफिट भी ज्यादा है, वैसा प्लान जो सबसे बेस्ट है वो हम सेलेक्ट करेंगे और उस प्लान को फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे और जब एक बार काम स्टार्ट हो जाएगा फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे, उसको देखेंगे कि काम सही से हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, अगर है तो हम उसको फिर से एडजस्ट करेंगे। ओके, सो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग बेस्ट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है काम और रिसोर्सेज को इस तरह से अरेंज करना कि गोल्स इजीली अचीव हो सके। जैसे कि अगर आप एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो किसी को स्टेज डेकोरेट करने का काम दोगे, किसी को स्नैक्स का काम दोगे, किसी को गेस्ट को संभालने का काम दोगे। जब आप ये सब डिवाइड करते हो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अगर हम समझे तो एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब कंपनी डिपार्टमेंट के बेस पे डिवाइड होती है, जैसे एचआर, सेल्स, फाइनेंस। ओके, अगर आईटी कंपनी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जैसे कोडिंग, एचआर, मार्केटिंग। फिर हमारा आता है डिविजनल बेस, प्रोडक्ट के बेस पे या रीजन के बेस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे रिलायंस करता है क्लोथिंग के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे। फिर हमारे पास आता है मैट्रिक्स, जब एक एम्प्लॉय को 2 बॉसेस को रिपोर्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किन किन चीजों से फर्क पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। Okay, सबसे पहले आता है कंपनी का साइज, बड़ी कंपनी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। टेक्नोलॉजी, अगर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, टूल्स इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर को। फिर एनवायरनमेंट, मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव है, ट्रेंड्स क्या हैं। सो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन और डिसेंट्रलाइज्ड। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। ओके, जैसे कि अगर तुम्हारे पास 10 ब्रांचेस हैं और अलग अलग स्टेट में हैं, पर जो सारे ब्रांचेस में जो डिसीजंस हैं या जो स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा होगा, सो उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड। ओके, तुम टॉप लेवल पर बैठे हो, तुम डिसाइड कर रहे हो कि सारी कंपनी कैसे काम करेंगी। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि हर अपने अपने लेवल पे वो अपना अपना डिसाइड करते हैं, सो डिसीजन मेकिंग शेयर्ड एट ऑल लेवल। अब चैलेंज फेस बाय मैनेजर, एक होता है हैंडलिंग एम्प्लॉय रेसिस्टेंस। कभी कभी क्या है, जो एम्प्लॉय है वो कोई दूसरे काम नहीं करना चाहता। लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्स, जो टाइम और रिसोर्स है बहुत लिमिटेड होता है, तो उनको मैनेज करना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी क्या है एम्प्लॉयज के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है, तो उसको सॉल्व करना एक चैलेंज होता है। और फिर फाइनली जो हमने काम दिया है लोगों को उसको लेके मोटिवेटेड रखना, वो भी एक चैलेंज। अब बात करते हैं हम स्टाफिंग की। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। सो स्टाफिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो वर्कर होते हैं उनको हायर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो सही बंदा रखा है हमने सही काम के लिए। ओके, जैसे कि अगर हम क्रिकेट टीम का एग्जांपल लें, तो अगर हम बैट्समैन, बॉलर, कीपर सबको हम हायर करते हैं। अगर एक हमारी टीम में बॉलर नहीं है तो हम हायर करेंगे एक ऐसे बंदे को जो बॉलिंग में अच्छा है। तो जिस चीज की जरूरत है, जो जिस चीज में अच्छा है, उस बंदे को हायर करना जो हमें हायर गोल और ओवरऑल गोल अचीव करने में हमारी टीम की मदद करे, उसको हम बोलेंगे स्टाफिंग। ओके, अब स्टाफिंग कैसे करते हैं? रिक्रूटमेंट मेथड होते हैं, 2 तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट, जैसे कि तुम्हें पता है इंटरनल मतलब अंदर, राइट? सो प्रमोशन और ट्रांसफर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे कि अभी बहुत सारे वर्कर थे, टीम लीडर की पोजीशन खाली थी, सो जो सबसे अच्छा काम कर रहा था तुमने उसको टीम लीडर बना दिया। सो क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट होगी। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होगी? जब हमने एक हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज लाइक जॉब पोर्टल और एजेंसी, जब हमने बाहर से एक नया बंदा लिया उस जॉब के लिए, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, ओके, उसमें है मैन पावर प्लानिंग। ओके, मैन पावर प्लानिंग मतलब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हाँ कितने लोग अभी हमारे पास हैं और इस पर्टिकुलर काम करने के लिए कितने और लोग हमें चाहिए। ओके, सो देखना पड़ेगा कितनी वैकेंसी है। उसके बाद जॉब पोस्टिंग, अब जितने हमें पता चला इतने लोग चाहिए, इस पोजीशन में लोग चाहिए, हमने उसकी एड डाल दी या उसको अनाउंस कर दिया कि भाई इतनी वैकेंसीज हैं। अब शॉर्टलिस्ट करना, अब हमारे पास जो बहुत सारे इनपुट आए हैं या हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से हमने शॉर्टलिस्ट किया कि कौन किस काम के लिए सबसे अच्छा है। और जब शॉर्टलिस्ट हो गया उसके बाद हमने रखा इंटरव्यू में हमने देखा कि वो कैसे हैं, क्या उनका स्टेटस है, और फिर इंटरव्यू के बाद हमने किया जो सबसे सही बंदा था उसको सेलेक्ट। अब सिलेक्शन होगी, उसने ज्वाइन किया, फिर हम उसको देंगे ट्रेनिंग। सो ये है प्रोसेस रिक्रूटमेंट की। अब ट्रेनिंग
और डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है। जब हम एक स्टाफ को हायर करते हैं उसको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है। सबसे पहले स्किल एनहांसमेंट, राइट, वो उसके स्किल को इंप्रूव करता है। अब स्किल इंप्रूव होंगे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सो हेल्प इन कॉन्फिडेंस एंड फिर हेल्प विथ कैरियर ग्रोथ। ओके, सो इससे क्या होता है, कैरियर ग्रोथ भी होती है जब हम बंदे को ट्रेनिंग देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है अगला डायरेक्टिंग। ओके, एक और फंक्शन है मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो डायरेक्टिंग क्या है, ये एक एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन है जहां पे जो मैनेजर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, ताकि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ बढ़ सके। अब इसकी क्यों जरूरत है, ये जो एम्प्लॉय है उसको क्लियरिटी देता है, उसको बताता है कि भाई तूने क्या करना है। ओके, इससे क्या होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी मींस जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और बिल्ड टीम वर्क, और मोटिवेशन बना रहता है तो लोग काम ज्यादा करते हैं और ज्यादा अच्छे से करते हैं। अब अगर हम बात करें मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की, तो हमारे पास दो हैं, एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और एक है ट्रांसैक्शनल। ओके, अब जो पहली थ्योरी है उसमें क्या होता है कि जो इंस्पायर करती है लोगों को और जो बदलाव लाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, राइट। जैसे एलन मस्क हो गया, जो एक ऐसा लीडर है जो देखता है, विजन देखता है कि हाँ आगे फ्यूचर में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, लोगों को कितनी मदद कर सकते हैं, वैसे। और जो ट्रांसैक्शनल होते हैं उसमें क्या होता है, वो बस बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट होता है। इनको सिर्फ ये होता है कि भाई अगर सेल अच्छी हुई तो रिवॉर्ड दे दो, अगर सेल नहीं हुई तो पनिशमेंट दे दो, और किसी चीज से मतलब नहीं होता। ओके, अब लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो हमारे पास तीन तरीके के लीडरशिप है। एक है ऑटोक्रेट, फिर हमारे पास है डेमोक्रेटिक, एंड देन है हमारे पास लेज फेयर। अब ऑटोक्रेट में क्या होता है, लीडर मेक ऑल द डिसीजन। ओके, बॉस सब डिसीजन लेता है और किसी की नहीं चलती, जो बॉस ने बोला वही चलेगा। डेमोक्रेट में क्या होता है, टीम के ओपिनियन को भी लिया जाता है, जो टीम बोलता है वो भी सुना जाता है, सब मिलजुल के डिसीजन लेते हैं। फिर लेस फेयर में क्या होता है, एम्प्लॉय को पूरी फ्रीडम दी गई होती है कि जो एम्प्लॉय सोचता है उस हिसाब से काम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ग्रुप टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंडिविजुअल के बीच में और ग्रुप के बीच में, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रह सके। अब कम्युनिकेशन के स्टाइल होते हैं वर्बल, रिटन एंड नॉन वर्बल। वर्बल होता है बोल के, ओके, जब हम बोल के किसी चीज को एक मैसेज देते हैं, किसी को एक मैसेज देते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास आता है रिटन, जैसे ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, लेटर हो गए, वो सब रिटन में आएंगे। फिर नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, टोन, वो हो गया। कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में बाधाएं कैसे आ सकते हैं। एक होता है लैंग्वेज डिफरेंस, जैसे अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, कोई तुमसे बात कर रहा है, वो चाइनीज में बोल रहा है, तुम्हें चाइनीज नहीं आती, तो क्या हो गया, वो अपने आइडियाज बोल रहा है पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो क्या है, अगर तुम एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नॉइज डिस्ट्रैक्शन, ओके, तुम बात कर रहे हो किसी से बट वहां पे बहुत ज्यादा शोर है, अगला बंदा जो तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम कुछ बोल रहे हो, अगला अपने हिसाब से समझ रहा है, नहीं समझ पा रहा, उससे भी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। फिर पुअर लिसनिंग, राइट, अगर तुम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर तुम एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो भी लैंग्वेज बैरियर होता है वो। अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। ओके, अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्लान होता है, उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास, तुमने प्लान किया गोवा में जाना है, अब अगर हम ट्रेवल की बात करें तो तुमने डिसाइड किया भाई हम ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अपनी खुद की कार से जा सकते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, पर क्या है, तुमने एक डिसीजन लेना है कि भाई हम किससे जाएंगे, उसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग। और ऐसा मैनेजर तुम्हें बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि कितना पैसा हम लगाएंगे, कितने, बहुत सारे तुम्हारे पास सेलर्स हैं, तुम किससे अपना रॉ मटेरियल लोगे, तो ये सब डिसीजंस तुम्हें लेने पड़ते हैं। तो इतने जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं उनमें से तुम्हें बेस्ट ऑप्शन अपने लिए लेना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। ओके, अब डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स क्या हैं, अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ओके, सो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब जैसे कि सेल हर मंथ गिर रहे हैं, तो हमने समझा जो हमारी प्रॉब्लम है वो है डाउनफॉल ऑफ सेल्स। अब हमने क्या किया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया, जैसे कि कस्टमर के फीडबैक लिए, कंपटीटर के प्राइस चेक किए, मार्केटिंग बजट देखा, अपना स्टाफ का परफॉर्मेंस देखा। अब ये सब देखने के बाद हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, जो डिफरेंट सोल्यूशन है हमने वो देखे। ओके, मैंने अब हमारे पास क्या क्या, मैनेजर के पास क्या क्या ऑप्शन थे, नया डिस्काउंट ऑफर करो, लॉन्च करो, ऑनलाइन मार्केटिंग इंक्रीज करो, या फिर प्रोडक्ट की पैकिंग इंप्रूव करो, या सेल टीम को इंसेंटिव दो। अब हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उसमें से हम क्या करेंगे, सारे जो जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं उन सबको हम एनालाइज करेंगे। ओके, जैसे डिस्काउंट, जैसे अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट देंगे तो सेल तो बढ़ेगी पर प्रॉफिट कम हो जाएगा।
अब मार्केटिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है लेकिन कॉस्ट ज्यादा है। पैकेजिंग अच्छा तो लगेगा लोगों को, पर पैकेजिंग अगर बदलनी है तो टाइम लगेगा। इंसेंटिव से क्या होगा, टीम मोटिवेटेड रहेगी और ज्यादा बेचने की कोशिश करेगी। ओके, सो हमने ये सारी चीजें इवेल्युएट करी, फिर हमने बेस्ट जो है वो चूज किया, जो हमें लगा कि सबसे बेटर ऑप्शन है वो हम चूज करेंगे। सो जैसे कि मैनेजर ने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल इंसेंटिव दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा कॉम्बो बनाएंगे जिससे हमारा जो सेल्स है बढ़ जाएगा। अब हमने ये चूज किया, अब उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, हम उसको एक्शन में लाएंगे और साथ के साथ मॉनिटर करेंगे कि जो हमने ये प्लान लाया है इसके वजह से हमें फायदा हो भी रहा है या नहीं, वो हम नोटिस करेंगे। अब हम बात करते हैं बैरियर्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या बाधाएं आ सकती हैं। एक है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, इन्फॉर्मेशन का ना होना। अगर मैनेजर के पास प्रॉपर डेटा या फैक्ट ही नहीं है तो वो डिसीजन गेस या अजम्पशन के बेस पे लेगा। ओके, सो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, पर्सनल बायस, दैट मीन्स मैनेजर अपनी पसंद या डिसलाइक के बेसिस पे डिसीजन लेता है बिना लॉजिक लगाए, तो रिजल्ट गलत हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें प्रमोशन की, अब एक एम्प्लॉय था जो बहुत अच्छा काम करता था, एक एम्प्लॉय था जो बातें करने में अच्छा था, बॉस से अच्छे रिलेशनशिप थे। सो बॉस ने क्या किया, जो अच्छे एम्प्लॉय था उसको नहीं प्रमोट किया, बट क्योंकि जो जिसके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा था उसको प्रमोट कर दिया। ओके, सो पर्सनल बायस, उससे क्या होगा, अगेन हमारा डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट पड़ेगा। टाइम प्रेशर, जब डिसीजन लेने के लिए टाइम बहुत कम होता है और जल्दबाजी में हम गलत चूज कर सकते हैं। ओके, सो ये सब बैरियर्स हो सकते हैं। अब इसका रेमेडी क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले होता है रिलायबल डाटा यूज करो। डिसीजन लेने से पहले मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कस्टमर फीडबैक जैसी डाटा को कलेक्ट करो। ओके, और प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हम सारा डिमांड एनालाइज करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, रिलायबल डेटा हो, उससे क्या है हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। टेक टीम इनपुट। अकेले डिसीजन लेने से अच्छा होता है कि हम टीम से एक बार डिस्कस करें, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने, उससे क्या होता है कि हमारे पास एक अच्छा सॉल्यूशन आता है। जो गोल बनाओ वो गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने बात किए थे पिछले एग्जाम में, स्मार्ट मतलब SMART गोल्स बनाओ, राइट। सो S फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। मेजरेबल होना चाहिए, जो भी अमाउंट है, जैसे ऐसे नहीं कि हमें सेल, अभी जैसे हमने बोला कि कंपनी ने बोला हमें सेल बढ़ानी है, तो हमारा गोल जो है बहुत ही स्पेसिफिक है कि हमें सेल बढ़ानी है। अब मेजरेबल होनी चाहिए कि हम उसे मेजर कर पाए। जैसे कि अगर हमने बोला सेल बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी, बहुत बढ़ानी है, अब बहुत का मतलब क्या है हमें नहीं पता, तो क्या वो स्पेसिफिक नहीं है। सो हम बोलेंगे सेल बढ़ानी है, अभी 2000 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, अगले साल हमने 4000 करने, तो वो स्पेसिफिक है। अचीवेबल होना चाहिए। अब जो गोल रख रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि भाई जो अचीव कर पाए, ऐसा नहीं कि हमने कुछ बहुत ही ज्यादा बोल दिया, अभी 100 सेल हो रहे हैं तो बोल रहे हैं अगले साल हमें 50,000 करना है, नहीं हो सकता, राइट। सो अचीवेबल गोल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ओके, ऐसा गोल अगर हम सेट करें तो हमारा डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा। इवैल्यूएट रिस्क केयरफुली, हर ऑप्शन के रिस्क और कॉन्सिक्वेंस को हमें सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी और चेंजेस। स्ट्रेटेजी और चेंजेस में सबसे बड़ा आता है टर्न अराउंड मैनेजमेंट। टर्न अराउंड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग अ बिजनेस फ्रॉम फेलियर बाय मेकिंग की चेंजेस। सो टर्न अराउंड मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कंपनी किसी क्राइसिस या फेलियर से निकलने के लिए मेजर चेंज लाती है, जैसे लीडरशिप बदल देना, नया सिस्टम लाना, कॉस्ट कटिंग करना। सो बड़े चेंजेस करती है। ज्यादातर होता है जब कोई कंपनी बिल्कुल लॉस में हो और उसको एकदम से प्रॉफिट में लाने की कोशिश की जाए। ओके, जैसे अगर बात करें, जैसे एयर इंडिया ने टेक ओवर किया था तो उन्होंने सर्विस इंप्रूव करी, न्यू ब्रांडिंग करी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करा। ओके, अब टर्न अराउंड में जो हमारा एम होता है, जो गोल होता है, वो कंपनी को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में लाना होता है। ओके, अब रेसिस्टेंट टू चेंजेस, उसका क्या मतलब है? रेसिस्टेंट टू चेंजेस का मतलब होता है जब एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन के लोग नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे कहते हैं हम रेसिस्टेंट टू चेंजेस। जैसे कि अगर ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो गया है लेकिन लोग जो एम्प्लॉय हैं वो उससे खुश नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंट टू चेंजेस। अब ये क्यों होता है? फेयर ऑफ अननोन, कि जो एम्प्लॉय हैं उनको नई चीजों से डर लगता है कि भाई हम सीख पाएंगे या नहीं। और दूसरा होता है कंफर्ट से बाहर हो रहे होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर यूज कर करके आदत हो गई है, अब नया सीखना पड़ेगा, झंझट होंगी, तो वो सोच के। ओके, या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट। अब इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन बेनिफिट। लोगों को समझाएं नया चेंजेस क्यों हो रहा है, इससे क्या फायदा होगा। जैसे कि अगर हमने कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया तो हम बताएंगे इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, रिपोर्ट जल्दी बनेंगे, उनका क्या फायदा होगा। फिर इन्वॉल्व एम्प्लॉय,
ओके। सो एम्प्लॉय के फीडबैक लें, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें और फिर प्रोवाइड ट्रेनिंग। ओके, उन्हें प्रॉपर सिखाया जाए। अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो हम उन्हें बताएं, जैसे नया सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उन्हें डेमो दे, उनको क्लासेस दें जिनसे वो उन चीजेस को आसानी से अडॉप्ट कर पाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं और बाकी वीडियोस भी देखें, बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।